दोस्तों नमस्कार। भूगोल के इस अध्ययन में हम भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम जैव मंडल का अध्ययन कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ शब्द आते हैं जैसे कि जैव मंडल, बायोस्फीयर और जैव आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। तो दोस्तों इस तरीके के हमारे पास जो शब्द आते हैं इनका अर्थ क्या होता है और ये किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कोई क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान है या वन्य जीव अभयारण्य है या जैव आरक्षित क्षेत्र है या जैव मंडल क्या है। तो दोस्तों इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित प्राणियों का जो एक मंडल पाया जाता है उसे जैव मंडल कहते हैं। और इस जैव मंडल की परिभाषा को हमने यहाँ पर लिख दिया है कि जैव मंडल पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण है, यानी कि एक ऐसा आवरण या एक घेरा है जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर पाया जाता है, जिसके अंतर्गत जीव जंतु व परितंत्रों की क्रियाएं चलती हैं। इसमें तीन प्रमुख आवास होते हैं: समुद्री, गैर समुद्री एवं स्थलीय, जहां मानव, पौधे, पशु, पक्षी एवं अन्य जीवित प्राणी जीवन जीने के लिए परस्पर निर्भर रहते हैं। इसे जीव मंडल कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी इस पृथ्वी पर जीवन की इकाई जो है वो कोशिका है और जल से जो घास उत्पन्न होती है, यानी कि छोटे छोटे बहुत ही सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं और सूक्ष्म वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। तो इन वनस्पतियों से ही आगे चलकर बड़े बड़े विशालकाय जीव जंतु बनते हैं। तो दोस्तों इस तरह से एक जीव मंडल की प्रक्रिया होती है जो कि सूक्ष्म जीवों से लेकर और विशाल जीवों तक होती है और ये सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो इस तरह से जो भी क्षेत्र होता है उसे जीव मंडल कहते हैं। और इस जीव मंडल में बहुत से जो है परितंत्र होते हैं, यानी कि परितंत्रों की क्रियाएं चलती हैं। ये जलीय होते हैं परितंत्र और स्थलीय होते हैं और समुद्री होते हैं। तो इस तरीके से एक परितंत्र चलता है और कई ये परितंत्र मिलकर हमारी पृथ्वी पर जीव मंडल का निर्माण करते हैं। वहीं जैव आरक्षित क्षेत्र भी होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज। और ये बायोस्फीयर रिजर्व एरिया वो होते हैं कि जहां पौधों, जीव जंतुओं व सूक्ष्म जीवों को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक रूप से उसको मानव द्वारा जब संरक्षित कर दिया जाता है किसी बायोस्फीरिक क्षेत्र को, तो उसे जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायो मंडल, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला है, यहाँ लोगों को इससे संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाता है, यानी कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इसका प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो किस तरह से जैव मंडल को नुकसान किए बगैर जीवित रह सकते हैं। इसके प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है और ऐसा प्रयास किया जाता है कि जो इसका प्राकृतिक स्वरूप है वही बना रहे और मनुष्य का जीवन भी वहां पर चलता रहे। जीवों की विविधता को संरक्षित किया जाता है और जो जीवों की विविधता पाई जाती है, यानी कि जो जीव जैव विविधता होती है, उस विविधता को भी बनाए रखा जाता है। और इसके तीन क्षेत्र होते हैं, यानी कि ये तीन क्षेत्रों में बटा होता है। अंदर का एक भाग होता है जहां पर मनुष्यों का जाना लगभग वर्जित ही होता है, तो उस क्षेत्र को केंद्रीय क्षेत्र यानी कि सेंट्रल जोन के नाम से जानते हैं। और इसके बाहर एक क्षेत्र होता है जिसे बफर क्षेत्र यानी कि बफर एरियाज के नाम से जानते हैं। और उसके बाद एक और होता है जिसे कि संक्रमण एरियाज के नाम से जानते हैं, यानी कि इसमें जो है मनुष्य बस्तियां बनाकर रहता है तथा कुछ सीमित मात्रा में उद्योग धंधे भी लगा लेता है और अपनी आर्थिक क्रियाएं एक्टिविटीज करता है। लेकिन उसका जो बायोस्फीयर है क्षेत्र है, जैव मंडल क्षेत्र है, उस जैव मंडल क्षेत्र में उसका आरक्षण
करने के जो नियम होते हैं उन नियमों का पालन किया जाता है। और ये बफर क्षेत्र जो है वो एजुकेशन के लिए खुला होता है तथा टूरिस्ट के लिए खुला होता है। इसमें जो है घूमने जाते हैं, और अब तो इसमें कुछ बस्तियां भी बनाई जाती हैं, लेकिन ये सरकारी आरक्षण संरक्षण में होता है। और ये अंदर का क्षेत्र पूर्णतः जंगल का संरक्षित क्षेत्र होता है, जिसमें आवागमन भी लगभग वर्जित ही होता है और इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है। और भारत में अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, जो कि हमारे YouTube चैनल पर मौजूद है और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं और कहां पर पाए जाते हैं। अगला है राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क ये राष्ट्रीय उद्यान का गठन विशिष्ट प्रकार की शरण स्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय पार्क ऐसी होती है जहां पर एक विशेष तरीके की जो आर्थिक प्राकृतिक जो संरचना होती है और प्राकृतिक जीव जंतु जो पाए जाते हैं उनका विशेष तरीके से संरक्षण कर दिया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार के शरण क्षेत्र यानी कि एक जो ऐसा क्षेत्र होता है कि जो विशेष प्रकार का होता है, ये जो है वो ठंडा और गर्म या जलीय क्षेत्र या कुछ भी हो सकता है, जिसका जो है वो एक विशेष प्रकार के इस क्षेत्र का संरक्षण किया जाता है, जिसमें जीवों का संरक्षण भी होता है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई जो कि लेह जम्मू कश्मीर में लेह नामक जिले में है, और ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। और ये शीत मरुस्थल के क्षेत्र है। यहाँ पर शीत प्रकार की जो विशिष्ट दशाएं हैं उनका संरक्षण किया गया है। अगला है कि सबसे छोटा साउथ बट्टन नेशनल पार्क है। सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बट्टन है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। यानी कि भारत के उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे कि सबसे पहले घोषित किया गया। वहीं ये संरक्षण के लिए 1972 में ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत ये सभी क्षेत्रों का संरक्षण किया गया है। अगला हम देख लेते हैं कि वन्य जीव अभयारण्य किसे कहते हैं। तो वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के लिए इनका गठन किया जाता है। यानी कि इस तरीके की जो शरण स्थली होती हैं वो किसी एक विशेष प्रकार के जीव जंतुओं के लिए की जाती हैं, तो उन्हें वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। अर्थात वन्य जीव अभयारण्य विशिष्ट प्रजाति आरक्षित संरक्षण क्षेत्र होता है। यानी कि मनुष्य की ये जिम्मेदारी हो गई है कि इस पृथ्वी से बहुत सी जीव जंतुओं की प्रजातियां ऐसी हैं कि जो विलुप्त होती चली जा रही हैं। तो उन विलुप्त होने वाली जीव जंतुओं की जातियों को संरक्षित करने के लिए जिस क्षेत्र का आरक्षण किया जाता है उसे वन्य जीव अभयारण्य के नाम से जानते हैं। तो इस प्रजाति में विशिष्ट प्रजातियों का या कोई एक विशिष्ट प्रजाति या कुछ प्रजातियों का संरक्षण करने के लिए जो स्थल बनाया जाता है उसे वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। वहीं राष्ट्रीय पार्क जो होता है ये विशिष्ट प्रकार की जो शरण स्थली होती है, यानी कि एक क्षेत्र होता है, उसका संरक्षण जब किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और इस तरीके से जैसे बाघ अभयारण्य होते हैं, कुछ पक्षी अभयारण्य होते हैं, और सारिस गधा और जो भी इस तरीके के बहुत से जीव जंतु हैं जो कि पृथ्वी से गायब होने लगे हैं, उनके संरक्षण के लिए ये वन्य जीव अभयारण्य खोले गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने जाना कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं और राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं और वन्य जीव आरक्षण क्षेत्र क्या होते हैं। अब भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो लगभग 106 हो गए हैं और वन
वन्य जीव अभयारण्य जो है वो बहुत ही हैं। तो इन वन्य जीव अभयारण्य और ये जो हैं वो हमारे भारत में कितने पाए जाते हैं और उनका कहाँ कहाँ वो स्थित हैं, किस राज्य में कितने हैं, तो इन सभी का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए हम हमारे इस वीडियो से यानी कि हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं शीघ्र ही अपने अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।